वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से से मैं ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सलमान साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आसिम सलमान साहब, हमारे शाहीनों ने दुश्मन के 6 जहाज मार गिराए। हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि दुनिया भर की अफवाज इंडिया और पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों की डॉग फाइट का जायजा लेंगे। इससे पहले एक आम तासुर था कि इंडिया के पास हमसे एडवांस तैयारे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद दुश्मन को हमने बुरे तरीके से शिकस्त दी। हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि कैसे हमारे शाहीनों ने ये कारनामा सर अंजाम दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। सबसे पहले तो जी मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमने जो इनके 6 जहाज़ गिराए इंडियंस के, ये कोई एक छोटा कारनामा नहीं है, इट्स अ वेरी बिग फीट। और ये इतना जब आप बड़ा कारनामा करते हैं तो उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है और उसकी एक पीछे तैयारी होती है। तो आप जब आप देखें कि हमारी जो तैयारी थी वो एक बहुत ही परफेक्ट किस्म की कॉपी बुक सिचुएशन के लिए हम लोगों ने अपने आप को तैयार किया हुआ था, और उसको सारा जो प्लान था वो भी उसी तरह ही एग्जीक्यूट हुआ जी। सबसे पहली तो चीज़ ये अभी मॉडर्न वॉरफेयर जो है ये एक जो इक्विपमेंट और जो टेक्नोलॉजी है उसने सारी वॉरफेयर का जो है ना सिस्टम ही बदल के रख दिया है। और उसकी वजह से आज आपके पास ये कामयाबी थी बिकॉज हमारे पास वो इक्विपमेंट था, हमारे पास वो वेयर विदॉल था जिससे हम अपने दुश्मन का दांत खट्टे कर सकते थे। अब ये आजकल की जो फाइट होती है जी, ये BVR होती है, बियॉन्ड विजुअल रेंजेस। और अगर आपके पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी हो, जिसका मतलब ये है कि आप अपने दुश्मन के ऊपर पहले मिसाइल दाग दें इससे पहले कि वो आपको देखे, तो आपके पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी होगी। हमारे पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है। इंडिया के जो सबसे अच्छा फाइटर है उसका राफेल, और फिर उसके अंदर जो मिसाइल लगा हुआ था वो मीटियोर। हमारा जो सबसे अच्छा फाइटर है वो J-10 है, और उसमें लगा हुआ है PL-15 मिसाइल। अब ये जो हमारे पास PL-15 के ऊपर कैपेबिलिटी है, ये तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर जो है वो ज़्यादा दूर से मार कर सकता है अपने दुश्मन के जहाज़ पे। उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो J-10 थे उसके ऊपर फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी थी। फिर उसके बाद आप आ जाएँ, दूसरा जहाज़ जो हमारे पास है वो है JF-17। JF-17 ब्लॉक 3 जो लेटेस्ट वर्जन है, इसकी जो हम अपना ख़ुद बनाते हैं, उसमें भी ये कैपेबिलिटी है PL-15 को कैरी करने की। तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 जहाज़ ऐसे थे जिनके अंदर फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी थी और हम दुश्मन को पहले मार सकते थे। अब आप इसके बाद अगर आएँ तो हमारे पास F-16 थे। F-16 की भी कैपेबिलिटी वो तकरीबन मिलती जुलती है या थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू राफेल मीटियोर, तो वो भी ठीक है। लेकिन हमारे 2 जहाज़ तो ऐसे थे कि उनको पूरी असेंडेंसी थी इंडियन एयर फ्लीट के ऊपर। और जो F-16 था उसके कुछ रीजन्स के अंदर कंपैटिबिलिटी थी मीटियोर के साथ, और कुछ जो बाकी के जो उनके जहाज़ बचते थे वो सारे के सारे हमारे F-16 को उनके ऊपर फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है। तो ये आप देखिए कि कितनी बड़ी एडवांटेज थी हमारी जो है एयरफोर्स को, कि हमारे पास 3 जहाज़ ऐसे थे जो कि उनके ऊपर गलबा पा सकते थे। सर, अगर मैं राफेल की बात करूं तो इंडिया बड़ा क्लेम कर रहा था कि गेम चेंजर है, और अगर वो हमारे पास होता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। और इस दफ़ा था और हमने राफेल गिरा दिए, लेकिन भारतीय मीडिया और भारत बार बार इसकी तरदीद कर रहा था। लेकिन इवेंचुअली भारतीय एयर चीफ ने जंगी नुकसान और राफेल गिरने की तस्दीक की। जी सर, ज़रा बताइएगा कि ये राफेल कितना अहम त्यारा है और ये पाकिस्तान एयरफोर्स के सामने रेत की दीवार कैसे साबित हुआ? देखिए जी, अगर हम 2019 पे जाएं तो हमारे पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी थी F-16 के ऊपर, जब हमने उनका एक MiG-21 और एक Su-30 तैयारा गिराया। फिर उसके बाद मोदी साहब ने कहा कि जी मेरे पास अगर राफेल होता तो मैं इनको सबक सिखाता, और उस सबक सिखाने के लिए उन्होंने राफेल लिया, और उसके ऊपर मीटियोर मिसाइल था। उसकी रेंज हमारे F-16 के मिसाइल से थोड़ी सी बेहतर थी, और इनको एक यूफोरिया में चलेगी इंडियन एयरफोर्स की, जी हमारे पास अब वो इक्विपमेंट आ गया है जहाँ पे हम पाकिस्तान को एक सबक सिखा सकते हैं। लेकिन हमारे जो प्रेजेंट चीफ हैं, इनकी काविशों की वजह से हम J-10 तैयारा लेने में कामयाब हुए।
جس کے اندر فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی تھی PL-15 میسائل کی. جی جب یہ آپ کے پاس فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی آ گئی تو آپ کی اسینڈنسی آ گئی رافیل کے اوپر. تو اب آپ کا رافیل کا مقابلہ J-10 کے ساتھ تھا, اور J-10 کی میسائل کی جو رینج ہے وہ آپ کے میٹیور جو رافیل پہ ہے اس سے 25 سے 30 کلومیٹر زیادہ تھی. اور پھر ایک خالی رینج یا میسائل کا بھی فرق نہیں ہوتا, یہ آپ کی ٹریننگ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی اچھی ٹریننگ کی. آپ دیکھیں رافیل انہوں نے ہم سے پہلے لیا تھا, ہم نے J-10 اس کے بعد لیا تھا. آپ ہماری ٹریننگ اور ان کی ٹریننگ میں فرق دیکھ لیں کہ آج ایک طیارہ جو ہم نے تقریباً 2 سال ان کے بعد لیا وہ ان کو سبق سکھانے میں کامیاب ہو گیا, اور وہ ویسٹرن ٹیکنالوجی تھی, یہ چائنیز ٹیکنالوجی تھی. یہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ جی آپ نے چائنیز سسٹم لیا ہے. آج دیکھیں ماشاءاللہ سے وہ چائنیز سسٹم کتنا اچھا پرفارم کیا. سر, اس مختصر جنگ میں آپ کے خیال میں پاکستان نے اپنے پتے کیسے کھیلے؟ ہم اگر ملٹری ٹرمز میں بات کریں تو ہم نے خطے میں اور دنیا میں کیا امپیکٹ چھوڑا؟ ہماری کریڈیبلٹی کتنی بڑھی اور اس سے پاک بھارت ملٹری بیلنس پر کتنا اثر پڑا؟ دیکھیں جی یہ کیا امپیکٹ پڑا, آپ دیکھیں انڈیا کا جو ایک بھرم تھا وہ ختم ہو کے رہ گیا. ان کی جو ہیجمنی تھی سارے ریجن میں وہ ختم ہو کے رہ گئی. ان کے اکھنڈ بھارت کا جتنا واویلا تھا وہ ختم ہو کے رہ گیا. اور ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا کہ جی ہم تو پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہتے, ہم تو جنگ کریں گے اور جنگ کر کے ہم ان کو سبق سکھائیں گے, وہ کہاں گئے؟ ان کی جو ریٹورک تھے اور جو سیبر ریٹلنگ تھی, الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ بھارت کی وہ جو جتنی غبارے میں پھونک تھی وہ سب نکل گئی. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب انڈیا کو جواب دیا گیا, پہلے ان کے 6 جہاز گر گئے, پھر آپ دیکھیں کتنا افینسو لانچ کیا پاکستان آرمی نے اور ایئر فورس نے انڈیا کے اوپر جب انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا اس کے جواب میں. اور ہم ہمیشہ سے کہتے تھے کہ ہم آپ کو جو رسپانس دیں گے وہ بڑی پیونیٹیو ہوگی, اور وہ آپ دیکھ لیں کتنی پیونیٹیو تھی. اور آپ جو ہے ہم نے ان کے اوپر جو ہے گراؤنڈ اوفینسو کیا جس میں آرٹلری کا فائر تھا, جس کے اندر آپ کی میسائل سے جو آپ نے فاتح 1 اور فاتح 2 جو استعمال کیے. اور پھر لیٹر آن جو ہماری ایئر فورس نے جو 4 چاند لگا دیا اپنا ایئر آپریشن کر کے کہ انہوں نے ان کے 34 ٹارگٹس کے اوپر اٹیک کیا. تو یہ 34 ٹارگٹ کے اوپر اٹیک آپ نارملی جو ہے 7 سے 10 دن کی جنگ کے اندر اتنے ٹارگٹس آپ کرتے ہیں ایکوائر. آپ دیکھیں کہ ان کے 14 ایئر بیس ہم نے اٹیک کیے, اس کے علاوہ اور بڑی کچھ ہی گھنٹوں میں, اور پھر سیفلی سر وہ واپس بھی آ گئے بغیر کسی نقصان کے. یہ نو ڈاؤٹ کہ بہت قابل تحسین سٹیپ سے. وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. اسٹیٹ ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. سر, اطلاعات ہے کہ مستقبل قریب میں چین اور پاکستان کے درمیان J-35 طیاروں کا معاہدہ بھی متوقع ہے, کیونکہ حالیہ دنوں میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد نے چین کا دورہ بھی کیا. اگر یہ طیارہ پاکستانی ایئر فورس میں شامل ہوتا ہے تو پاکستان کی فضائی طاقت پر اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا؟ یہ جی اس کے اندر تو پہلے ہی اناؤنس ہو چکا ہوا ہے کہ چائنا ان پرنسپل ہیز اگریڈ ٹو گیو اس J-35. تو یہ J-35 جو ہے یہ 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہے. ساؤتھ ایشیا میں ابھی تک یہ نہیں آیا, نہ انڈیا کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے. جب انشاءاللہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم پہلی ساؤتھ ایشین کنٹری ہوں گی جس کے اندر یہ جو ہے J-35 آئے گا اور اسٹیلتھ کیپیبلٹی آ جائے گی. یہ ایک بہت بڑی اگین ایسیڈنسی ہوگی ہماری انڈین ایئر فورس کے اوپر کہ ہمارے پاس ایک اسٹیلتھ طیارہ ہوگا اور انڈینز کے پاس نہیں ہوگا. اور یہ انشاءاللہ اف آل گوز ویل اگلے سال کے اینڈ تک یہ طیارے پاکستان میں آ جانے چاہیے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی وکٹری ہوگی پاکستان ایئر فورس کی اور ہماری لیڈرشپ کی کہ وہ J-10 کے بعد انہوں نے جو ہے J-35 کی بھی انڈکشن پاکستان میں کروا دیں گے. اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے اور آرمی کی لیڈرشپ کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے ساروں نے مل کے ان کی کاوش سے یہ والی جو ہماری ڈیل ہے یہ پائے تکمیل تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی. اور یہ ایک بہت بڑی کیپیبلٹی ہوگی ٹو ہیو J-35 5th جنریشن ایئر کرافٹ ان دس ریجن. اور اس کے اوپر تو میں اور تو کچھ نہیں کہوں گا, لیکن یہی کہوں گا کہ انڈینز کو کافی مایوسی ہوگی. بالکل سر. عالمی حالات پر سر اگر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارت کا نیو نارمل مسترد کر کے اپنا ڈیٹیرنس دوبارہ اسٹیبلش کیا ہے. کیا پاکستان اپنا ڈیٹیرنس برقرار رکھ پائے گا
कि भारत दोबारा जहरियत ना दिखाए? जी बिल्कुल, आप देखें कि इतनी मार खाने के बाद तो मेरा ख्याल है कि कोई बहुत ही ढीठ मुल्क होगा जो वो आके खड़ा होगा और बोलेगा कि जी हमारे में ये ताकत है और हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। आप देखिए ये सारी चीज़ से जो है ना इंडिया का जो माइट है वो बिल्कुल इट हैज़ बीन क्रम्बल्ड। और रेटोरिक था जी कि जी हम जो है आज़ाद कश्मीर ले लेंगे। कहाँ, अपने आप को तो बचा नहीं सकते, आज़ाद कश्मीर को क्या करना है इन्होंने। और इतनी ये गलत किस्म की बातें करते थे मोदी साहब और उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है कि एज पीपल से कि जी अभी जो है मोदी साहब की जो 56 इंच की जो छाती है वो 26 इंच की होके रह गई है। तो अभी उनको दुनिया को तो अब फेस करना होगा विद ऑल दिस डिज़ास्टर जो इन लोगों ने करने की कोशिश की और उसका मुंह तोड़ इनको जवाब मिला। और फिर दूसरी बात एक जो इम्पोर्टेंट है वो हमें ये देखनी चाहिए कि इंडिया एक रोल ढूंढ रहा था ये जो है साउथ एशिया में और इंडियन ओशन रीजन में कि जी हमें यहाँ पे एक डोमिनेंट रोल दिया जाए, हमें पुलिस मैन बनाया जाए और हमें जो है वो रीजनल पावर होना चाहिए। इंडिया इज़ नॉट अ रीजनल पावर। आप देख लें कि इंडिया की क्या हैसियत है इस वक्त और पाकिस्तान के आगे जिस तरह अभी ये लोग लेट गए हैं और लोगों की मिन्नतें करते रहे कि जी आप खुदा के लिए आएँ और हमें आके पाकिस्तान से बचाएं और सीज़ फायर करवाएं। अब अगर आप इतना बड़ा मुल्क हैं तो फिर आप सारी दुनिया के पीछे क्यों भाग रहे हैं? बिल्कुल, और सफारती लेवल पर भी उनको बहुत बुरे तरीके से शिकस्त आप झूठ बोलते हैं। बिल्कुल सही सर। न्यूक्लियर डिटेरेंस या मिसाइल सिस्टम्स और एयरफोर्स की मदद से लड़ी गई जंग के तनाजुर में देखा जाए तो ग्राउंड फोर्सेस की सिग्निफिकेंस पर कितना असर पड़ा है, या फिर बूट्स ऑन द ग्राउंड की थ्योरी और अभी कारआमद और ज़रूरी है? जी बिल्कुल, ये तो जो है ना कभी चीज़ बदल ही नहीं सकती है। बूट्स ऑन ग्राउंड हैव ऑलवेज बीन इम्पोर्टेंट एंड दे विल कंटिन्यू टू रिमेन दैट वे। उनकी जो है अपनी इम्पोर्टेंस है और उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, एयर पार का एक रोल है और उसके अंदर एयर पार की एक अपना एनवेलप है जिसके अंदर एयर पार ऑपरेट करती है और उसका काम है कि वो और आजकल की जो मॉडर्न जंगें हैं उसमें पहला प्रेफर्ड जो आपका सर्विस फॉर यूज़ या प्रेफर्ड वेपन फॉर यूज़ इज़ द एयर मीडियम। तो उसकी एक अपनी वैल्यू है, ग्राउंड फोर्सेस की एक अपनी वैल्यू है। और अभी भी आप देखें कि ये जो ऑफेंसिव हुआ इसके अंदर आर्मी ने भी अपना रोल अदा किया, एयरफोर्स ने भी अपना रोल अदा किया, जबकि आर्मी जो है थी वो आर्टिलरी से भी फायर कर रही थी और अपना हदफ अचीव कर रही थी और उन्होंने मिसाइल भी मारे। और उसके मुकाबले में एयरफोर्स ने अपने हवा में अपने टारगेट्स को चुना और वहाँ पे अक्रॉस दी बॉर्डर उनको जाके डिलीवर किया, जिसके अंदर आपको जिस तरह मैं बता रहा था कि 34 टारगेट्स जो है वो इट्स नॉट अ स्मॉल टारगेटिंग सिस्टम। बिकॉज आप जब 34 टारगेट्स और 14 एयर बेसेस उसमें से अटैक करते हैं तो नॉर्मली 5 से 6 दिनों के जंगों के अंदर इतना हदफ अचीव किया जाता है। और सिर्फ एयर हाँ जी, और इसके अलावा भी और बहुत सारे ग्राउंड टारगेट्स हैं जिसके अंदर उनका S-400 सिस्टम था। बिल्कुल ठीक सर, लास्ट क्वेश्चन। इतलात ये भी है कि शायद इंडिया सीज फायर के बहाने कोई टाइम गेन कर रहा है और फिर ज्यादा ताकत से हमला करने का सोच रहा है। ये बताइए इसमें कितनी हकीकत है, और अगर सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई तो पाकिस्तान एयरफोर्स एक बार फिर तैयार है? देखिए जी, तैयारी एयरफोर्स की तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है। एयरफोर्स तो हर वक्त तैयार रहती है, तो ये। और दूसरी चीज़ है कि जी अगर वो वायलेशन करेंगे तो आप देख लें, पहले भी उन्होंने मुंह की खाई है, अब भी खाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ होगी नहीं, बिकॉज़ इंडिया ने भी दुनिया में रहना है और अभी सारों से माफ़िया मांग मांग के वो लोगों को हमारे पास लेके आए और उन्होंने हमारे से जो है वो बैठ के बात करने की जो है वो एग्रीमेंट की है और उस जिसमें कश्मीर का भी इशू वो डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी विक्ट्री है हमारी जो गवर्नमेंट की कि दे हैव बीन एबल टू गेट इंडिया ऑन टू द टेबल। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और जब एक तरफ से आप बैठ के बात करना चाह रहे हैं और फिर ऊपर से आप इस तरह की वायलेशन दोबारा से करें, मेरा नहीं ख्याल। DGMOs का भी आपस में टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है, भारत और पाकिस्तान के DGMOs का भी।
جی جی، تو یہ تو ایک قسم کی کنسلریٹری جو آپ کی جو کاوشیں ہیں جو چلتی رہتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اسی طرح ہی رہے گا۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی انڈیا کے اندر اتنی سخت ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اتنا مورل کریج ہے کہ وہ اٹھ کے پاکستان کے اگینسٹ اب دوبارہ سے کچھ کرنے کے قابل ہوں۔ ٹھیک سر، بہت شکریہ۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔